हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है फॉर्मल चार्जेस। लास्ट लेक्चर में अपन बात कर चुके थे लेविस स्ट्रक्चर्स के बारे में। लुईस कोसेल कॉन्सेप्ट अपन पढ़ चुके थे कि किस प्रकार से अपन किसी भी एटम व एलिमेंट की लुईस स्ट्रक्चर्स को लिखते हैं। और इसमें अपन ने ये पढ़ा था कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, और उन संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को बिंदुनुमा संरचनाओं द्वारा व्यक्त करना ही किसी परमाणु की लुईस संरचना कहलाता है। आज अपन बात करने वाले हैं फॉर्मल चार्ज, यानी कि फॉर्मल आवेश। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल आवेश, फॉर्मल आवेश। देखिए, कुछ आयंस होते हैं, यदि उस आयंस में बहुत सारे परमाणु उपस्थित हैं, जैसे सपोज करिए कार्बोनेट आयन, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन एंड एसीटेट आयन, ये सारे के सारे आयंस इस टाइप के एग्जाम्पल्स हैं जिनमें ये -2 चार्ज, ये -2 चार्ज केवल ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बल्कि -2 चार्ज इन आयन में पाए जाने वाले सभी परमाणुओं का रिजल्टेंट चार्ज है। इसी प्रकार से प्लस आयन हाइड्रोजन आयन के चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बट ये प्लस आयन इस अमोनियम आयन में पाए जाने वाले सभी परमाणुओं का रिजल्टेंट चार्ज है। इसी टाइप से एसीटेट आयन में तो अपन ये मानते हैं कि किसी भी आयन में जो बहुपरमाणुक आयन होता है उनके ऊपर पाया जाने वाला चार्ज उस बहुपरमाणुकीय आयन का एक परिणामी चार्ज होता है। जबकि फॉर्मल चार्ज किसे कहा जाता है? किसी भी आयन में या किसी भी आयोनिक रेडिकल में एक स्पेसिफिक या विशिष्ट परमाणु पर पाए जाने वाले आवेश को ही फॉर्मल चार्ज कहा जाता है। तो फॉर्मल चार्ज को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? किसी भी बहुपरमाणुकीय अणु या फिर बहुपरमाणुकीय आयन में किसी एक विशेष परमाणु पर पाए जाने वाले आवेश को फॉर्मल चार्ज कहा जाता है। ठीक है, आप इसको किस प्रकार से डिफाइन करोगे? किसी भी बहुपरमाणुकीय आयन या बहुपरमाणुकीय अणु में किसी विशेष परमाणु पर पाए जाने वाले आवेश को फॉर्मल चार्ज कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए, किसी भी लेविस स्ट्रक्चर्स में एक एटम के ऊपर पाए जाने वाले फॉर्मल चार्ज को अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए अपन एक फॉर्मूला लिखते हैं, क्या कि लुईस संरचना, लुईस संरचना में किसी परमाणु का फॉर्मल आवेश, लुईस संरचना में किसी परमाणु का फॉर्मल आवेश इक्वल टू मुक्त परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, मुक्त परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यानी परमाणु के नॉन बॉन्डिंग यानी अबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अबंधित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या माइनस हाफ सहभाजित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, सहभाजित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, उस परमाणु के द्वारा जितने बॉन्ड बनाए जा रहे हैं उनमें जो शेयर इलेक्ट्रॉन्स है उनकी संख्या, सहभाजित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, सहभाजित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। राइट? तो लुईस संरचना में किसी परमाणु का फॉर्मल आवेश यानी मुक्त परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यानी जब वो परमाणु फ्री ऑफ स्टेट होता है तो उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस परमाणु के अबंधित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यानी उस परमाणु पर ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसी भी प्रकार की बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, माइनस हाफ है, और सहभाजित इलेक्ट्रॉन्स की कुल संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब यह है कि उस परमाणु के पास में ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस फॉर्मूले के बेस पे अपन कुछ आयंस में एटम्स का फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए, एक बार आप इस फॉर्मूले को उतार लीजिए। अब अपन कुछ रेडिकल्स ऐसे हैं, कुछ ग्रुप ऑफ आयंस ऐसे हैं जिनका अपन फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करेंगे। देखिए CO3-2
एक अपने पास में है ओजोन, राइट, ओजोन एंड कार्बोनेट आयन। तो सबसे पहले आपको इस ओजोन की स्ट्रक्चर आनी चाहिए। ओजोन अपने पहले भी पढ़ चुके हैं कि ओजोन एक ट्राइसाइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। ओ अब देखना ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 एंड 6। यहां पर देखना 2 4 एंड 6। इसका ऑक्टेंट कंप्लीट कैसे होगा, इस टाइप से 2 4 6 एंड 8। अब इसका 2 4 6 एंड 8। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहां डबल, देखो 2 4 एंड 6। अगर मान लीजिए ये दो बंद ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्डेड से बॉन्डेड हो गया, तो अपने देखेंगे कि 2 4 6 एंड 8, 2 4 6 एंड, इन दोनों ऑक्सीजन्स का तो ऑक्टेंट कंप्लीट है, बट इस ऑक्सीजन का एक्सटेंडेड हो जाता है, यानी कि इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 4 6 8 एंड 10। तो अपन ये कह सकते हैं कि ओजोन की स्ट्रक्चर इस टाइप से नहीं हो सकती है। तो ओजोन की स्ट्रक्चर्स को अपन डिफाइन कैसे करेंगे, तो 2 4। अब यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स आप बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हुए और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, तो 2 4 6 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे, तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर, तो 2 4 यानी 2 4 6 और 2 8। क्लियर। अब अपन इसका चार्ज फाइंड आउट करें, तो 2 4 6 8 और इस ऑप्शन का देखें 2 4 6 एंड 2 8। यहाँ 2 4 6 एंड 2 4 6 एंड 8। इसी ऑक्सीजन को मैं डिनोट करता हूँ OA से, इस ऑक्सीजन को मैं डिनोट करता हूँ OB से, और इस ऑक्सीजन को अपन डिनोट करते हैं OC से। क्लियर, ये फॉर्मूला एक बार ध्यान रख लीजिए। इस फॉर्मूले के बेस पे अपन इन ओजोन मॉलिक्यूल में तीनों ऑक्सीजन एटम है OA OB एंड OC, इनके ऊपर कितना फॉर्मल चार्जेस है उसको अपन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले OA, क्लियर, अपने पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मल चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे OA का नंबर, ये OA देखिए, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी इस ऑक्सीजन की जब मुक्त अवस्था होती है, चाहे ये ऑक्सीजन हो, चाहे ये ऑक्सीजन हो, चाहे ये ऑक्सीजन हो, उनकी मुक्त अवस्था में ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6। क्लियर। उसके बाद में मैंने क्या कहा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यानी इस ऑक्सीजन पर ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में या बंधन में भाग नहीं लेते हैं, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यहां 2 माइनस हाफ। अब उसके बाद में टोटल जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल बंधित इलेक्ट्रॉन है उनका हाफ। तो बंधित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखने 2 4 6, यहां पर कितना हो जाएगा, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 6 माइनस 2 माइनस हाफ। अब इस ऑक्सीजन के टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 4 6 एंड 2 8। अब इसमें देखो कितने बंधित इलेक्ट्रॉन हुए, 2 4 6। अब यहां पर ये देखना 6। क्लियर। अब इसको अपन सोल्व करें, 6 माइनस 2 माइनस 3, इसका मतलब +1, यानी ऑक्सीजन के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज की वैल्यू हो जाएगी वो +1। क्लियर। उसी के बाद में अपन OB, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फॉर्मल चार्ज अपॉन OB एटम। अब OB वही फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, 2 and 2 4 माइनस हाफ। उसके बाद में ये इस OB एटम के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बंधन में भाग ले रहे हैं, 2 और 2 4। इसका मतलब इसको अपन सोल्व करें, 6 माइनस 4 और ये 2, 6 माइनस 6 0। तो इसका मतलब इसका जो फॉर्मल चार्ज होगा वो होगा 0। इसी टाइप से यदि अपन OC पर फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करें, OC टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 और 2 6,
माइनस हाफ। क्लियर। अब आपको ये देखना है कि इस ऑक्सीजन के पास में ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखो ये बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन हुए, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब देखते हैं 6 माइनस 1, इसको सोल्व करेंगे तो 1, तो 6 - 7 = -1। तो OC पर फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा? -1। क्लियर। तो अपन देखते हैं कि ओजोन जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर टोटल चार्ज होता है वो 0। कैसे? 0 + 1 - 1 = 0। राइट। तो ओजोन मॉलिक्यूल का एक रिजल्टेंट चार्ज तो होता है 0, बट ओजोन मॉलिक्यूल में एक इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर जो चार्ज होता है वही उनका फॉर्मल चार्ज होता है। तो OA का फॉर्मल चार्ज +1, OC का फॉर्मल चार्ज -1 और OB का फॉर्मल चार्ज 0। अब अपन ये देखते हैं कि किसी भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर जितना फॉर्मल चार्ज की वैल्यू जितनी कम होगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। समझ गए ना? किसी भी मॉलिक्यूल की जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज की वैल्यू जितनी कम होगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। और अपने जानते हैं कि जिस स्ट्रक्चर की एनर्जी जितनी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अर्थात फॉर्मल चार्ज का मान घटेगा तो उस स्ट्रक्चर की एनर्जी भी घटेगी, और एनर्जी घटेगी तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसी टाइप से अपने पास में एक सेकंड एग्जांपल है CO3 - 2, कार्बोनेट आयन। दिस इज कार्बोनेट आयन। अब अपन कार्बोनेट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखें। कार्बन के पास में 3 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, 1 2 एंड 3। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो देखिए यहाँ पर 2 3 एंड 4। ऑक्सीजन के 2 4 एंड 6। तो ये देखो बॉन्डिंग। राइट। अपने देखते हैं कार्बोनेट आयन पर -2 चार्ज है, वो आया कैसे? अपन डिफाइन करते हैं अभी 2 2 4, 2 और 2 4। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, यानी ये 5 ये 6। अब यहाँ तो देखिए ये इसके साथ में बॉन्डिंग करता है। क्लियर। तो देखना यहाँ पर 2 4 6 एंड 7, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इसके ऊपर माइनस चार्ज। इसी टाइप से सेम एग्जांपल 2 4 5 एंड ये 6, इससे अपन बॉन्डिंग करें तो 2 4 5 और 2 7, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 1 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा। ये इस टाइप से कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर होती है। अब अपन इस कार्बोनेट आयन में इस ऑक्सीजन को अपन A माने, इस ऑक्सीजन को अपन B माने और इस ऑक्सीजन को अपन C माने। अपने को इस स्ट्रक्चर से ये पता लग गया है कि A और B के ऊपर फॉर्मल चार्ज 0 होगा, जबकि A एंड C के ऊपर फॉर्मल चार्ज -1 एंड -1 होगा, जबकि कार्बन के ऊपर भी कोई भी चार्ज नहीं है। तो सबसे पहले अपन OA का स्ट्रक्चर, अपन OA, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 4 एंड 6 2 4 एंड 6 माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का हाफ, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस बंध में, कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं? 2 2 का हाफ यानी 2। अब देखना 6 - 6 1 यानी -1। और A के ऊपर चार्ज कितना? -1। Like this, now we have to calculate the formal charge upon OC species. Same example, valence electron 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6। नॉन बॉन्डिंग का मतलब इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स जो केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक बंधन में भाग नहीं ले रहे हैं, माइनस हाफ। नाउ 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो सहभाजन में भाग हो रहे हैं तो 2, सेम हो जाएगा OC के ऊपर फॉर्मल चार्ज -1। अब अपन बात करते हैं OB की। OB वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हुए, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए होंगे? देखना नॉन बॉन्डिंग 2 और 2 4 माइनस हाफ। अब देखना टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का हाफ
इसका मतलब टोटल 2 और 2 4, कैलकुलेट करते हैं 6 माइनस 4 माइनस 2, तो 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो OB पर चार्ज कितना हुआ 0। क्लियर। अगर अपन कार्बन का फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करें तो आप कार्बन का भी निकाल सकते हो, क्योंकि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, देखो इस कार्बन का अपन फाइंड आउट करें तो 4 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहां पर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो, यानी 0 माइनस हाफ। अब अपन ये देखते हैं 2 4 6 एंड 8, ये 8, तो 4 माइनस 0 माइनस हाफ और ये हो जाएगा 4, तो इसका मतलब प्लस के 4 माइनस के 4 0। अब अपने देखते हैं कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर से अपने को ये पता लग गया कि कार्बन का फॉर्मल चार्ज 0, OA का फॉर्मल चार्ज -1, OC का फॉर्मल चार्ज -1 एंड OB का फॉर्मल चार्ज 0। तो और रिजल्टेंट जो चार्ज आएगा अपन देख सकते हैं कि टोटल जो कार्बोनेट आयन में चार्ज -2 है वो होगा कार्बन का 0, OB का 0 और इनका -1 एंड -1। तो इस प्रकार से कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर होगी, उसमें -2 चार्ज ओवरऑल चार्ज होगा, जबकि एक एक ये इंडिविजुअली ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर में जो चार्ज हैं जिनको अपन फॉर्मल चार्ज बोलते हैं वो -1 और -1 होगा। क्लियर। तो किसी भी बहुपरमाणुवीय अणु या बहुपरमाणुवीय आयन में एक विशेष परमाणु के ऊपर पाए जाने वाले आवेश को फॉर्मल चार्ज कहा जाता है, और जिस स्ट्रक्चर के लिए फॉर्मल चार्ज की वैल्यू जितनी कम होती है वो लेविस स्ट्रक्चर की एनर्जी उतनी ही कम होती है और उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। क्लियर पॉइंट। आपको विशेष रूप से यही ध्यान देना है फॉर्मल चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए कि सबसे पहले आपको किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि उस एटम में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है, कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं यानी कि वो असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म जिसको अपन बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं यानी बंधन में भाग ले रहे हैं उसको अपन बोलेंगे सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म, और आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से याद होना चाहिए। क्लियर पॉइंट। अब अपन एक चीज और पढ़ेंगे लेविस स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद में, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, देखिए ऑक्टेट रूल के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी एटम इस प्रकार से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, उसको ये ध्यान रखना पड़ता है कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 हो जानी चाहिए, तब तो वो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 करने के लिए किसी भी एटम को या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ते हैं। इसके अलावा कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें अपने आउटर मोस्ट सेल में या संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 नहीं हो पाती है, उसको अपन बोलते हैं द लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, यानी अष्टक नियम की सीमाएं, जिसको अपन बोलते हैं बेटा क्या, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम की सीमाएं। इसमें पहला, अब अपने पास में कुछ एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल बेरिलियम हाइड्राइड, दूसरा एग्जाम्पल अपन बात करें BCl3, 2 एग्जाम्पल इनफ है। और चलो बेरिलियम क्लोराइड की बात करते हैं अपन। बेरिलियम क्लोराइड, ये बेरिलियम हाइड्राइड है, बोरोन क्लोराइड है और वो बेरिलियम क्लोराइड है। बेरिलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेरिलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी बेरिलियम 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। अब अपन ये देखते हैं कि इस बेरिलियम के आउटर मोस्ट सेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन हुए। क्लियर। तो इसका मतलब इसके संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हुए, यानी ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी किसी भी अणु के केंद्रीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यदि 4 से कम है तो उसको अपन बोलेंगे अष्टक न्यून। अष्टक न्यून, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसको अपन बोलेंगे अष्टक
अब अपन बात करते हैं बोरोन ट्राइक्लोराइड की। तो बोरोन ट्राइक्लोराइड में जो सेंट्रल एटम होता है, और मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल या अणु में केंद्रीय परमाणु की पहचान अधिक विद्युतधनी या उसके साथ में जुड़े हुए अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु के आधार पर की जा सकती है। अपन ये जानते हैं कि बोरोन ट्राइक्लोराइड में बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन के रेस्पेक्ट में कम है, इसलिए बोरोन सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करेगा, केंद्रीय परमाणु की तरह बिहेव करेगा। तो बोरोन के केंद्रीय परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से 3। अब इस बोरोन के साथ में 3 क्लोरीन जुड़ी हुई है, Cl, ये Cl, ये Cl, और Cl के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, 2, 4, 6 एंड 7, 2, 4, 6 एंड 7, 2, 4, 6 एंड 7। अगर अपन बात करते हैं बोरोन की, अपन बोरोन की बात करें तो देखना, बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन ही हो पा रहे हैं, जबकि हर क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। इसका मतलब क्लोरीन तो फॉलो कर रही है ऑक्टेट रूल, बट इस बोरोन ट्राइक्लोराइड का जो केंद्रीय परमाणु बोरोन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी कोष में 6 ही इलेक्ट्रॉन हो पाते हैं, इसलिए ये अस्टक नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, इलेक्ट्रॉन न्यून। इसी टाइप से अपन बेरिलियम क्लोराइड की बात करें, बेरिलियम क्लोराइड में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर सेम 2, 4, 6 एंड 7, 2, 4, 6 एंड 7, राइट। इसी टाइप से 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। बेरिलियम क्लोराइड में भी बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि क्लोरीन अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है। तो पहला एक्सेप्शन जो होगा ऑक्टेट रूल का, पहला एक्सेप्शन जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, तो पहली लिमिटेशन हो जाएगी इस प्रकार के अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 नहीं होती है या 8 से कम होती है, उनको अपन इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहते हैं। और इस प्रकार के यौगिक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, इस प्रकार के यौगिक हमेशा लुईस अम्लों की तरह बिहेव करते हैं। इस प्रकार के यौगिक हमेशा लुईस अम्लों की तरह बिहेव करते हैं। तो लिमिटेशन में पहला अपन लिख देंगे इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। इसका एग्जाम्पल बेरिलियम क्लोराइड, बोरोन ट्राइक्लोराइड एंड बेरिलियम हाइड्राइड। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल एक्सपेंडेशन ऑफ ऑक्टेंट, यानी अष्टक का प्रसार, अष्टक का प्रसार, अष्टक का प्रसार। कुछ यौगिक इस प्रकार के होते हैं जिनमें उन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 हो जाती है। इसे अपन बोलेंगे अष्टक का प्रसार। इसे अपन क्या बोलेंगे? अष्टक का प्रसार। मेरे पास एक एग्जांपल है PCl5, SF6 और H2SO4। सिंपलेस्ट टू सिंपल एग्जांपल। PCl5 में केंद्रीय परमाणु फॉस्फोरस, सल्फर हेक्साक्लोराइड में केंद्रीय परमाणु सल्फर एंड सल्फ्यूरिक एसिड में केंद्रीय परमाणु सल्फर। PCl5 के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। Cl जुड़ी हुई है, Cl, ये Cl। अब हम देखते हैं 2, 4, 6 एंड 7। इसी टाइप से 2, 4, 6 एंड 7, 2, 4, 6 एंड 7, 2, 4, 6 एंड 7, 2, 4, 6 एंड 7। आप ये देखना कि इस बॉन्डिंग में फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10 हो जाएगी, जो कि 8 से ज़्यादा होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें केंद्रीय परमाणु फॉस्फोरस अपने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को 8 से ज़्यादा करता है, इसलिए ये अष्टक का प्रसार वाले यौगिक हैं। इसी टाइप से मैं सिंपलेस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्योंकि सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फ्लोरीन,
फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। ये अपन जानते हैं कि 17वें वर्ग के तत्व है फ्लोरीन, तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 4 6 और 7, 2 4 6 और 7, 2 4 6 और 7, 2 4 6 7, 2 4 6 7, 2 4 6 और 7। अब आप देखना सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 12। इसका मतलब ये भी अष्टक का प्रसार को फॉलो करेगा। इसी टाइप से अपने पास में एक नेक्स्ट एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड में केंद्रीय परमाणु क्या है, सल्फर, और सल्फर के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। इसके साथ में क्या जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन, H2SO4, यानी 4 ऑक्सीजन जोड़नी पड़ेगी, 2 हाइड्रोजन जोड़नी पड़ेगी। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 5 एंड 6, राइट, 2 4 5 एंड 6। यहां पर 2 4 एंड 6, 2 2 4 एंड 6। अब सल्फर में भी बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 2 4, 1 5 और 1 6। देखना इसकी स्ट्रक्चर, इसको ये बॉन्डिंग हो जाएगी, इसकी ये बॉन्डिंग हो जाएगी। अब अपन ये देखते हैं इस स्ट्रक्चर के आधार पर, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, 2 4 6 और 8, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। और ये अपन पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि हाइड्रोजन कभी भी ऑक्टेन नहीं बनाता है, ये डुप्लेट बनाता है, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन। बट सल्फ्यूरिक अम्ल में जो सेंट्रल एटम यानी कि केंद्रीय परमाणु है, उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देख देना, 2 4 6 8 10 और 2 12। इसका मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर जो कि केंद्रीय परमाणु है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक का और ऑक्टेट का एक्सपेंडेशन का, यानी कि इस प्रकार के यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु के अष्टक में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 से ज्यादा हो जाती है, राइट। तो इसका एग्जाम्पल अपन कैसे लिख सकते हैं, अष्टक का प्रसार PCl5, सल्फर हेक्साक्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब एक तीसरा नियम यह है, देखिए ऑक्टेट रूल जो होता है वो उत्कृष्ट गैसों की एक्रेता से समानता रखता है, यानी कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है तो वो स्टेबल हो जाता है। स्टेबल हो जाएगा तो वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसका मतलब नॉन रिएक्टिव रहेगा। बट जैसे जिनोन और क्रिप्टोन, वो भी उत्कृष्ट गैसें हैं, उनके भी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, परंतु फिर भी वो रिएक्शन करती है, जैसे अपन क्रिप्टोन की बात करें तो क्रिप्टोन फ्लोराइड एक यौगिक बनाती है, क्लियर। जब इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये इनर्ट गैस है, इसका मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था, परंतु ये फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके क्रिप्टोन फ्लोराइड एक कंपाउंड बना लेती है, जो इसका लिमिटेशन है। दूसरा एग्जाम्पल है XeOF2। देखो जिनोन एक इनर्ट गैस है, परंतु ये इस टाइप के कंपाउंड बनाती है, जिनोन ऑक्सोफ्लोराइड, और इसी प्रकार से जिनोन डाइफ्लोराइड, ये इसके लिमिटेशंस है, क्लियर। अब ऑक्टेट रूल की कुछ लिमिटेशंस है, ये तो ऑक्टेट रूल के जो एक्सेप्शंस है मैंने बताया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, ये अपवाद हो गए जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। अष्टक का प्रसार इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक की हो रही है। अब इस ऑक्टेट रूल की कुछ सीमाएं होती हैं, वो सीमाएं क्या, पहला ऑक्टेट रूल does not tell about shape and size of molecule, ऑक्टेट रूल कभी भी अणुओं की शेप और साइज के बारे में नहीं बताता है। नंबर 2, दिस रूल does not explain the
स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ये दो इसके मेन लिमिटेशंस हैं कि ऑक्टेट रूल के बाद, ऑक्टेट रूल पढ़ने के बाद में अपन किसी भी मॉलिक्यूल की शेप और साइज के बारे में अनुमान नहीं लगा सकते हैं, और ऑक्टेट रूल के आधार पर अपन किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं पढ़ सकते हैं। क्लियर। अब अपना एक नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, वैद्युत सहसंयोजी यौगिक, वैद्युत संयोजी यौगिक, वैद्युत संयोजी यौगिक। नेक्स्ट अपना टॉपिक है वैद्युत संयोजी यौगिक, वैद्युत संयोजी यौगिक। देखो इस प्रकार के कुछ कंपाउंड्स होते हैं, इस प्रकार के यौगिक होते हैं जो धनाइन और ऋणाइनों के आपस में वैद्युत संयोजी आकर्षण के फलस्वरूप बनते हैं। क्लियर। इस प्रकार के आयनिक यौगिक होते हैं जो धनाइनों व ऋणाइनों के आपस में वैद्युत संयोजी बंधों के द्वारा बंधन के फलस्वरूप बनते हैं, उनको अपन वैद्युत संयोजी या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। देखिए कुछ इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी विद्युत धनी प्रकृति वाले तत्व होते हैं जैसे एम, और ये क्या होता है, एम को यदि अपन एनर्जी प्रोवाइड कराएं, जिसको अपन बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी, डेल्टा एच प्रोवाइड करवाया, तो इसके आउटर मोस्ट सेल से, इसके आउटर मोस्ट सेल से एक या दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ एन कर देता हूँ मैं, यहाँ जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो आइसोलेटेड गैसेस फेज यानी विलगित गैसीय अवस्था से निकलते हैं, तो यहाँ पर एन इलेक्ट्रॉन। इसी टाइप से ये एक्स है, ये इन एन इलेक्ट्रॉन्स को यदि कैप्चर करता है तो ये एक्स माइनस एन जी। देखिए किसी भी परमाणु की विलगित गैसीय अवस्था के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के लिए उस परमाणु को जितनी एनर्जी दी जाती है, एनर्जी का वह मान आयनन एंथैल्पी कहलाता है, आयनन एंथैल्पी कहलाता है। और आयनन एंथैल्पी को अपन किलो जूल पर मोल में डिफाइन करते हैं, आयनन एंथैल्पी को अपन किलो जूल पर मोल में व्यक्त करते हैं। क्लियर। और किसी भी परमाणु के आउटर मोस्ट सेल में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी के उस मान को अपन इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। उसको क्या क्या बताते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन बंधुता, और इसको भी अपन किलो जूल पर मोल में एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर। तो आयनिक यौगिक बनाने के लिए यानी कि वैद्युत संयोजक यौगिक बनाने के लिए दो शर्त कंपलसरी हो गई। पहला, सबसे पहले किसी भी परमाणु की जो विलगित गैसीय अवस्था है उसके आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर यह धनायन बनाएगा, और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको अपन आयनन एंथैल्पी बोलते हैं, और ये आयनन एंथैल्पी हमेशा धनात्मक होती है, यानी प्रोसेस जो होता है उष्माशोषी होता है। इसके विपरीत परमाणुओं के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऋणायन बनता है, ठीक है। यानी इस विलगित गैसीय परमाणु की एंथैल्पी और ऋणायन की एंथैल्पी में जो अंतर होता है उस एनर्जी के अंतर को अपन इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है यानी वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए किसी भी सिस्टम को अपन एनर्जी प्रोवाइड भी करवाते हैं, और किसी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर एनर्जी ऑटोमेटिकली बाहर भी निकल सकती है। क्लियर। तो दो चीज हो गई, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनने के लिए सबसे पहले धनायन बनेंगे फिर ऋणायन बनेंगे। अब कोई भी आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कितनी इजीली बनेगा वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आयनन एंथैल्पी का मान, आयनन एंथैल्पी का मान, आयनन एंथैल्पी का मान कम होना चाहिए। अगर आयनन एंथैल्पी का मान कम है तो धनायन बहुत इजीली बनेगा, और इलेक्ट्रॉन बंधुत्व का मान
इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक ऋणात्मक होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक ऋणात्मक होना चाहिए। क्लियर? कोई भी आयनिक यौगिक कितनी आसानी से बनेंगे इस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि उस आयनिक यौगिक को बनाने के लिए धनायन आसानी से बनना चाहिए। अब सपोज करें अपने NaCl कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। अब देखिए सोडियम की विलगित अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो Na+ आयन बनेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए जो आयनन एंथैल्पी है डेल्टा IH वो लगभग है 495.5 किलो जूल पर मोल। अब देखिए इसमें ये जो स्पीशीज बन रही है वो Na+ तथा Cl- से बन रही है। अब ये Clg एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बनेगा क्लोराइड आयन, और इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है जिसे अपन इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे उसका मान होगा -397.5 किलो जूल पर मोल। ये नियर अबाउट वैल्यूज बता रहा हूं मैं, कंफर्म नहीं है बट ये वैल्यूज नियर अबाउट है। अगर अपन ओवरऑल एनर्जी की वैल्यू देखेंगे NaCl बनने के लिए ओवरऑल एनर्जी की वैल्यू देखेंगे तो देखो ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 495.5 माइनस 397.5। क्लियर? तो ये लगभग आएगा मेरे हिसाब से 2.5 और ये 98 किलो जूल पर मोल के लगभग नियर अबाउट लगभग। इसका मतलब NaCl बनने के लिए जो एनर्जी की वैल्यू है वो धनात्मक है। तो अपन एक आइडिया इससे लगा सकते हैं कि किसी भी आयोनिक यौगिक या आयोनिक क्रिस्टल बनने के लिए यदि आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी दोनों का सम धनात्मक में आता है तो इसका मतलब वो क्रिस्टल बनने वाला क्रिस्टल ज़्यादा स्टेबल होगा, वह इजीली बन जाएगा। अपने को दो ही चीज़ ध्यान रखनी है, उस आयनिक क्रिस्टल बनने के लिए बनने वाला धनायन इजीली बन जाना चाहिए। और धनायन इजीली कब बनेगा? जब उसके लिए आयनन एंथैल्पी का मान बहुत कम हो। और ऋणायन भी इजीली बनना चाहिए, और ऋणायन इजीली कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक ऋणात्मक हो। क्लियर? तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे। बाकी इन चीज़ों को द लैटिस एंथैल्पी एंड आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक के बनने के स्ट्रक्चर्स, इन सब चीज़ों को अपन डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।